जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, मां क्लासेस लालगंज से। आज पॉलिटी का 7 लेक्चर है। पिछले लेक्चर 6 लेक्चर में हम लोगों ने देखा था संविधान सभा के गठन के बारे में देखा था कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। दिल्ली के चेंबर ऑफ काउंसिल लाइब्रेरी में किया गया था दोस्तों। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को देखा था। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को किया गया और इस दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को व उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी को बनाया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को की गई और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो आगे चल के उद्देश्य का प्रस्तावना का रूप लेता है और उसे संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करती है। इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा था। और संविधान के दौरान क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, जिसके दौरान हमने आपको बताया था कैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, किस कानून के द्वारा किया गया, किस योजना के द्वारा किया गया। दोस्तों बताया गया था कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ ये माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था, जो 3 जून 1947 को लागू की गई। और कानून कौन सा था, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर भारत के लिए अंतिम कानून आया था। दोस्तों ये सारी चीजों को हम लोगों ने लेक्चर 6 में देखा था दोस्तों। अब जब देश विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो जाता है, भारत आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, इसके बाद संविधान बनाने के लिए भारत में कई समितियों का गठन किया जाता है दोस्तों। हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां। दोस्तों संविधान सभा की जो समितियों का गठन होता है आजादी के बाद, देखते कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया। जिसमें पहली समिति का गठन किया गया प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति। दूसरी थी आपकी नियम व प्रक्रिया समिति। तीसरी थी स्टॉक व वित्तीय समिति। चौथी समिति प्रांतीय समिति। अगला है आपका संघीय समिति, संघ शक्ति समिति या संघीय समिति से कहा जाता था दोस्तों। अल्पसंख्यक समिति, और सातवीं आपकी थी दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार उप समिति। दोस्तों संविधान सभा की जो समितियों की कुल संख्या अगर देखा जाए दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई थी, तो कुल 13 समितियां थी। कुल कितनी समितियां थी दोस्तों, तो आपको बताना है। अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया। कुल 13 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से मुख्य समितियां कितनी थी, जो मुख्य समिति थी उनकी संख्या 7 थी दोस्तों, जो आपके सामने है। आपको पता होना चाहिए प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। नियम व प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया।
जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। स्टॉक व वित्तीय समिति का अध्यक्ष भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और संघीय समिति व संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अगला है आपका अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति को जो अध्यक्ष बनाया गया एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया था। और मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया आचार्य जे.बी. कृपलानी को। जे.बी. कृपलानी। दोस्तों ये आपकी मुख्य 7 समितियां थी, जिनमें से सबसे जो अहम समिति थी वो प्रारूप समिति थी। और कुल कितनी समितियां थी? कुल 13 समितियां थी। मुख्य कितनी थी? 7। आपको पता होना चाहिए 2 और समितियों के बारे में आपको जानते हो। संचालन समिति, कभी कभी एग्जाम पूछता है संचालन समिति अगर आपसे पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक है आपको परामर्श समिति। परामर्श समिति अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो सरदार पटेल इसके भी अध्यक्ष थे। और दोस्तों एक और भी समिति है, आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि तदर्थ व ध्वज समिति। ध्वज समिति ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि झंडा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो कुछ बुकों में जे.बी. कृपलानी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आयोग के द्वारा गलत कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि अगर ध्वज समिति का अध्यक्ष, झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है। अगर पूछ लिया जाता है तिरंगा समिति का अध्यक्ष, तिरंगा समिति का अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपको बताना है जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। दोस्तों यही छोटी छोटी गलतियां हैं और यही गलतियों पे हमें ध्यान देना है कि जो हमें एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं करना है। तो संविधान की ये प्रमुख समितियां थी जो आजादी के बाद देश में बनाई गई थी, जिनमें से सबसे अहम समिति हमारी वो प्रारूप समिति थी। दोस्तों इसके बारे में हमें अच्छे से जानना है। दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, जो प्रारूप समिति है इसकी डेट भी पूछा जाता है कि इसका गठन कब किया गया था। दोस्तों इसको साफ कर देते हैं। दोस्तों जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति से कई क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखना है कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किन बिंदुओं पे ध्यान देना है। तो जो हमारी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति इसका जो गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसका गठन, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया दोस्तों। और इसमें कुल सदस्य थे 7। ये भी कई बार पूछा गया कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक व पिता के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों ये अध्यक्ष हो गए। और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में अब कौन कौन से लोग शामिल थे, इसके बारे में भी जानना है। दोस्तों एक नोट करके एक पॉइंट भी याद रखना है आपको कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनको संविधान सभा में कहां से निर्वाचित किया गया था, तो आपको याद रखना है
संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बंगाल से, पश्चिम बंगाल से निर्वाचित किया गया था। ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर को कहां से निर्वाचित किया गया था, तो आपको बताना है दोस्तों ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम जानना है कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और कौन कौन से लोग थे, इनके बारे में भी जानना है। तो पहले व्यक्ति थे प्रारूप समिति के कुल सदस्यों के बारे में जानना है हमें। प्रारूप समिति के सदस्य कुल 7 लोग थे। पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष के पद पे थे। दूसरे व्यक्ति थे अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे व्यक्ति थे गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे व्यक्ति थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। पांचवें व्यक्ति थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। छठे व्यक्ति थे B.L. मित्तर। दोस्तों याद रहे B.L. मित्तर इस्तीफा दे देते हैं, तब इनकी जगह में जो आते हैं वो कौन आते हैं? N.N. माधवन, N.N. माधवराव कह सकते हो, माधवन या माधवराव। सातवें व्यक्ति थे D.P. खेतान, D.P. खेतान। D.P. खेतान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान इनके स्थान पे आते हैं T.T. कृष्णाचारी, T.T. कृष्णाचारी। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और अध्यक्ष प्रारूप समिति को किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और दूसरे सदस्य थे अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, चौथे थे के.एम. मुंशी, पांचवे थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। B.L. मित्तर जो इस्तीफा दे देते हैं, इनकी जगह में N.N. माधवन आते हैं और D.P. खेतान की क्या होती है? इसके दौरान मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद T.T. कृष्णाचारी आते हैं। दोस्तों ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन अब पूछे इतना है, यहीं से चीजें समाप्त नहीं होती हैं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आता है, थोड़ा डीप क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में वो कौन से सदस्य थे जो कांग्रेस से संबंधित थे? वो थे के.एम. मुंशी। आपको पता होना चाहिए ये कांग्रेस व्यक्ति थे, कांग्रेसी व्यक्ति थे के.एम. मुंशी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति में वो कौन से व्यक्ति थे जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे, तो वो थे आपके सैयद मोहम्मद सदुल्ला।
और अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में वो कौन से सदस्य थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो आपको बताना है BL मित्तर ने इस्तीफा दे दिया था, इनकी जगह में एन माधवराव आए थे, और फिर BP खेतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह में प्रारूप समिति के बारे में जानना है। और दोस्तों ध्यान देना है, ये जो हमारी प्रारूप समिति है, इसका जो कार्य है, प्रारूप समिति का कार्य दोस्तों था संविधान के प्रारूप को तैयार करना, संविधान के प्रारूप को तैयार करना, संविधान के प्रारूप को तैयार करना व उसकी जांच करना। दोस्तों उसमें जो पाई गई गलतियां हैं उसको जांच करना, ये प्रारूप समिति का कार्य था दोस्तों। और इस समिति से कई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनको हमें अच्छे से याद भी करना है। तो दोस्तों ये प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के बाद दोस्तों क्या होता है, ये समितियां बनाई गई, समितियों के बाद आगे क्या होता है दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान का अब बंटवारा हो गया था, बंटवारे के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जब संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ था, तब सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से आपको पता होना चाहिए 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 कमिश्नरी प्रांत से थे और 93 देसी रियासत थी। कुल 389 सदस्य थे जब जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। दोस्तों तो आपको याद रखना है, अब देश विभाजन हो गया है, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया है और भारत के कुछ हिस्से पाकिस्तान को दे दिए गए हैं, तो ये इन सदस्यों में भी कमी आएगी ना। तो दोस्तों आपको देखना है कि अब संविधान सभा का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। जब संविधान सभा का विघटन हो गया तो अब संविधान सभा का क्या होगा दोस्तों, पुनर्गठन होगा। तो आपको याद रखना है अगला पॉइंट, संविधान सभा का पुनर्गठन। दोस्तों याद रखना है, ये डेट भी बहुत पूछा जाता है। जैसे पूछा गया था संविधान सभा का पहली बार गठन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। वैसे ही ये पूछा जाता है कि आजादी के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, तो ये डेट याद रखनी है आपको। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। दोस्तों अब सदस्यों की संख्या कितनी बची, 389 में से सदस्य कितने बचे, सदस्यों की संख्या 299 बची। दोस्तों 389 में से अब सदस्यों की संख्या कितनी बची, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब 299 सदस्य बचे थे दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए इस 299 सदस्यों में से कितने सदस्य कहां से थे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए 299 में से 229 राज्यों से थे, 229 राज्यों से थे और 70 क्या थी, देसी रियासत थी, 70 देसी रियासतों से थे। और इस तरह हमारे संविधान सभा में जब पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी बची, तो आपको यह भी याद रखना है 299 सदस्य बचे थे दोस्तों। और कमी कितने लोगों की आई, तो 90 लोगों की कमी। अगर पूछ लिया जाए कितने कमी आई, तो 90 लोगों की कमी आई थी दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन नहीं समाप्त होते। अभी देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से दोस्तों, ये भी याद रखना है। जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ दोस्तों, कितने कहां से थे, लेकिन पूछा जाता है संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य कहां से निर्वाचित हुए, सबसे अधिक सदस्य कहां से थे, तो सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि पुनर्गठन के बाद सर्वाधिक सदस्य कहां से
थे? संयुक्त प्रांत थे, ये उत्तर प्रदेश से थे। आज भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चाहे विधानसभा की सीटें हो, चाहे तो लोकसभा की सीटें हो, चाहे तो राज्यसभा की सीटें हो, चाहे विधान परिषद की सीटें हो, सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और सीटों का जो क्षेत्र फिक्स होता है, सीटें फिक्स होती है, जनसंख्या के आधार पे इनका आवंटन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है, और विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इस समय यहां से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो 55 सदस्य थे। कितने सदस्य थे संयुक्त प्रांत से? तो 55 सदस्य थे। अगर पॉइंट, ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। अगर दूसरा पॉइंट यहां से पूछा जाए दोस्तों कि सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से, तो हमने बता दिया संयुक्त प्रांत से थे। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक सदस्य किस देशी रियासत से थे, अगर देशी रियासत पूछा जाता है दोस्तों, तो हमें बताना है देशी रियासत कौन सी थी? तो मैसूर थी। ये भी आपको याद रखना। कर्नाटक के मैसूर से 7 सदस्य थे। सबसे अधिक सदस्य किस देशी रियासत से थे? तो मैसूर से थे। इस तरह हमारे संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ दोस्तों 31 अक्टूबर 1947 को। और सदस्यों की संख्या कितनी बची? 299। पहले कितने थे? 389 थे। 90 लोगों की कमी हो गई। और इसमें से 229 कहां से निर्वाचित हुए? राज्यों से। 70 देशी रियासत से थे, और कुल 299 थे। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब ये पुनर्गठन हो गया दोस्तों, संविधान बनने लगा, और समितियां तो पहले भी इसके पहले गठित हो गई थी, और समितियों ने संविधान बनाना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है? जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, गठन होने के बाद अब प्रारूप समितियां सभी लोग संविधान निर्माण के बारे में कार्य करने लगे। और प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को सौंप दी, प्रारूप तैयार करके। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को तैयार करके अपनी रिपोर्ट को 21 फरवरी 1948 को सौंप दी। और इसके बाद संविधान के 3 वाचन हुए। संविधान के 3 वाचन, संविधान के 3 वाचन संविधान को पढ़कर सुनाया गया। जब ये सौंप दी, रिपोर्ट सौंप दी, इसके बाद संविधान को सभी लोगों के सदस्यों के सामने पढ़कर सुनाया गया दोस्तों। संविधान के 3 वाचन के बारे में दोस्तों जानना है। ये संविधान के 3 वाचन पढ़कर संविधान को 3 बार में सुनाया गया। यही संविधान के 3 वाचन थे। तो कब सुनाया गया? पहला वाचन दोस्तों, पहला वाचन जानना है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। ये पहला वाचन था दोस्तों। आपको याद होना चाहिए, पहली बार संविधान कब पढ़कर सुनाया गया? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन चला। दूसरा वाचन दोस्तों याद रखना है। दूसरा वाचन जो था ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक।
दूसरा वाचन लगभग 11 महीने दूसरा वाचन चलता है। तो आपसे दोस्तों पूछा जाता है सबसे अधिक समय तक कौन सा वाचन चला था, तो दूसरा वाचन था ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चलता है। और तीसरा वाचन दोस्तों इसको भी याद रखिए, तीसरा वाचन जो चलता है ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, सभी गलतियों को सुधार कर इसको 3 बार में पढ़कर सुनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हो गया दोस्तों। अब याद रखना है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जब अंगीकृत हो गया तो कितना समय लगता है इस पे ये ध्यान देना है और कुछ पॉइंटों को भी ध्यान देना है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, बनकर तैयार हो गया। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। और कुल राशि का खर्च कितना आया, खर्च राशि कितनी थी, तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए 63,96,729 63,96,729 रुपए का खर्च आया। लगभग कह सकते हो दोस्तों, यह एग्जाम में भी आता है 64 लाख रुपए। और कुल 114 दिन की चर्चा हुई थी दोस्तों। यह भी याद रखना है कि कुल 114 दिन की चर्चा हुई। और इस समय तक ये जो 26 नवंबर 1949 का था ये 11वां अधिवेशन था। कुल 11 अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन हुए दोस्तों। आपको याद रखना है कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और हमारे संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये सभी पॉइंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ तो समय कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। खर्च कितना आया था, लगभग 64 लाख रुपए का। चर्चा कितने दिन की हुई, तो 114 दिन की चर्चा हुई। कुल अधिवेशन कितने हुए, तो 11 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो आपको पता होना चाहिए कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। महिलाओं की संख्या 15। महिलाएं कितनी थी, तो ये भी अभी यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था कि संविधान सभा पे महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों संविधान, जब हमारा भारतीय संविधान था तो सबसे पहला हस्ताक्षर दोस्तों आपको याद होना चाहिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे उन्होंने सबसे पहला हस्ताक्षर किया था। अगर दोस्तों पूछा जाए सदस्यों में सबसे पहला हस्ताक्षर, सदस्यों में
पहला हस्ताक्षर, पहला हस्ताक्षर तो बलवंत राय मेहता ने किया था, बलवंत राय मेहता। और फिर दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये लोगों ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये आपको याद रखना है, हमारे संविधान सभा जब हमारा भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हुआ तो ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। और आपको बता दे दोस्तों, कुछ पॉइंट और भी ध्यान देना है। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट कर लिया जाता है, तो 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इससे पहले नहीं मनाया जाता था, किंतु 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाए ऐसी घोषणा की गई। तब से 26 नवंबर को हम प्रतिदिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इस दिन कुछ अनुच्छेद लागू हुए दोस्तों, उनको भी देखना है। हमारे एग्जाम में पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, बनकर तैयार हुआ, तो कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है दोस्तों, तो कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। 15 अनुच्छेद लागू होते हैं जो नागरिकता व निर्वाचन से संबंधित थे, निर्वाचन से संबंधित थे। दोस्तों ये याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है। दोस्तों वो कौन कौन से अनुच्छेद थे, तो इनको भी हमें याद रखना है। कुल 15 अनुच्छेद थे दोस्तों, तो वो कौन कौन से अनुच्छेद थे तो याद रखना है। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 और 380, 388, 391, 392 और 393। ये 15 अनुच्छेद थे दोस्तों जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे दोस्तों। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया तब कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, तो 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था जो नागरिकता, राष्ट्रपति व निर्वाचन से संबंधित थे दोस्तों। वो कौन कौन से अनुच्छेद थे, तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया दोस्तों। और एक समय आता है अब संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना, ये पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को कब लागू किया जाता है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। संविधान तो हमारा बनकर तैयार हो गया दोस्तों, कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया, कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, किंतु एक अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक हुई, एक अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की एक अंतिम बैठक हुई, एक अंतिम अधिवेशन हुआ, 12वां अधिवेशन था। ये कौन सा अधिवेशन था, तो 12वां अधिवेशन था। तो ये भी याद रखना है दोस्तों कि 12वां अधिवेशन था संविधान सभा से संबंधित, ये 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो आपके एग्जाम में पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब राष्ट्रपति घोषित किया गया, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वां अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। और दोस्तों याद रखना है आपको, इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व वंदे मातरम को राष्ट्रीय घोषित किया गया, राष्ट्रीय घोषित किया गया। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में बहुत ही अधिक बार पूछा गया है कि राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन अधिनायक है और जो वंदे मातरम है हमारा, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इनको राष्ट्रीय घोषित कब किया गया था, तो वो डेट भी क्या थी, 24 जनवरी 1950 थी। ये आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950। दोस्तों आपको याद रखना है, इस 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति हैं ये अपना स्थापना दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों पहले 1 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के द्वारा घोषणा कर दी गई कि 24 जनवरी को हम अपना स्थापना दिवस मनाएंगे, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश का क्या होता है, गठन होता है। तो ये 24 जनवरी डेट आपको याद रखना है। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, 12वां अधिवेशन था। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया और इसी दिन राष्ट्रगान व वंदे मातरम को राष्ट्रीय घोषित किया गया। और दोस्तों अगर ध्वज की बात कर लें, ये भी कंफ्यूज में हो जाते हैं यहाँ दोस्तों, कई सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि जो राष्ट्रीय हमारा ध्वज है तिरंगा, इसको राष्ट्रीय ध्वज कब घोषित किया गया, तो वो डेट क्या थी, तो वो डेट इससे पहले थी 22 जुलाई 1947। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में शामिल किया गया था, किंतु राष्ट्रगान वंदे मातरम को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय घोषित किया गया। और ये बैठक को हमें याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो संविधान है ये अब पूर्ण रूप से लागू होने वाला है, लेकिन लागू कब होता है दोस्तों, तो वो डेट भी हमें याद रखना है। हमारा देश गणतंत्र कब हुआ, हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और हमारा देश गणतंत्र घोषित कर दिया गया इस दिन। और 26 जनवरी 1950 को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये भी याद रखना है आपको, ये प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये गणतंत्र दिवस ऐसा पर्व है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन आपको पता होना चाहिए भारत रत्न पुरस्कार भी लोगों को वितरण किया जाता है और इसका आयोजन आपको पता होना चाहिए दिल्ली के लाल किले में तिरंगा फहराया जाता है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये 26 जनवरी एक ऐसा पर्व है, इस दिन प्रत्येक वर्ष किसी देश से आपके यहाँ अतिथि के तौर पे कोई ना कोई आता है। और जब 26 जनवरी 1950 को पहली बार
जो अतिथि आए थे, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे देश में अतिथि के तौर पे पहली बार कौन आया था? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुक्रीनो। तो ये याद रखना है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुक्रीनो पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। और अब एग्जाम में पूछा जाता है कि 2015 में कौन आया था? तो बराक ओबामा, बराक ओबामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। 2016 में 2016 में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, फ्रांसो ओलांद 2016 में आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति। और 2017 में आए थे आबू धाबी के प्रिंस, आबू धाबी के प्रिंस आए थे शेख मोहम्मद बिन जायद, शेख मोहम्मद बिन जायद। ये दोस्तों याद रखना है। 2018 में आए थे आसियान देश के प्रमुख, आसियान संगठन है जिसमें सदस्यों की संख्या 10 है, सदस्य देशों की संख्या, आसियान के प्रमुख, आसियान देशों के प्रमुख आए थे। और 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे सिरिल रामापोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। और वर्ष 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेम्स बोल्सोनारो, जेम्स बोल्सोनारो, ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे जो इस बार आए थे दोस्तों। ये एक ऐसा दिन है, इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया पूर्ण रूप से, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और ये पहली बार जब मनाया गया था तब से हमारे देश में कोई ना कोई अतिथि के तौर पे आता है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि वर्तमान का पूछा जाए, ये 2015 का कई बार पूछा गया कि बराक ओबामा किस वर्ष के गणतंत्र दिवस पे आए थे? तो 2015 पे। 2016 में फ्रांस ओलांद आए थे, 2017 में आबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद आए थे, 2018 में आसियान देश के प्रमुख आए थे, 2019 में सिरिल रामापोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए, 2020 में जेम्स बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे। दोस्तों ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कुछ पॉइंट और है दोस्तों जिनको हमें याद रख लेना है, और ये हमारे संविधान का विकास पूरा हो जाता है दोस्तों। तो एक दो पॉइंट और है, उनको भी हमें देख लेना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान पूछा जाता है आपसे, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि मूल संविधान में क्या था? तो जब हमारा संविधान बना था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, तो मूल संविधान में आपको पता होना चाहिए 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। दोस्तों ये पूछा जाता है मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। वर्तमान में जानते हैं, वर्तमान संविधान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 450
प्लस अनुच्छेद हो गए हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 450 अनुच्छेद हो गए दोस्तों। अभी एक ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 22, उसमें ऑप्शन में ही नहीं था, तो हमारा जो सही आंसर था 25 था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हमारे अनुच्छेद 450 से अधिक हो गए हैं, ये आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये मूल संविधान और वर्तमान संविधान है दोस्तों, इन बातों को हमें अच्छे से ध्यान देना होगा। और हमने लगभग सभी पॉइंट पे ध्यान दिया है और बेहतर आपको समझाने की कोशिश किया है। जिन पॉइंट पे, जिन बिंदु पे यदि किसी स्टूडेंट को डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और हमारे संविधान के निर्माण की बेसिक अच्छी जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। तो कृपया कोशिश करिए दोस्तों, इस संविधान को पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, तब चीजें सारी क्लियर हो पाएंगे दोस्तों। मैं आपको सभी बिंदुओं के बारे में बताया हूं और किसी भी बिंदु पे अगर डाउट है तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।